जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि आज दुनिया के 40% स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी यानी वो गैजेट आप और मैं जो हर दिन इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक देश से आते हैं और वो देश है चीन। लेकिन रुकिए, अब ये सुनिए, भारत जो खुद को दवाओं का सरताज कहता है, जिसकी फार्मेसी दुनिया भर में दवाई बेची जाती है, अपनी 70% दवा की सामग्री यानी दवा बनाने का कच्चा माल उसी चीन से मंगवाता है। हैरान करने वाली बात है ना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरव त्रिवेदी और आज हम एक सच्चाई को खोलने जा रहे हैं जो शायद आपको रातों की नींद उड़ा देगा। कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली के एक छोटे कारोबार से मिला था। वो सस्ते प्लास्टिक के खिलौने बनाता था, वही खिलौने जो आप अपने बच्चों से 50 रुपए में खरीदते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, भाई चीन से 10 रुपए का माल आता है, मैं 20 रुपए में बनाऊं तो भी टक्कर नहीं दे पाता। ग्राहक कहते हैं कि सस्ता दो वरना नहीं चाहिए और अच्छा भी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हमारे देश के लाखों उद्योगपतियों की हकीकत है। तो सवाल ये है, आखिर चीन ऐसा कर क्या रहा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? अपनी जगह कैसे बना सकते हैं? ये वीडियो डेटा से भरा है, असली कहानियों से सजा है और ऐसे हल लेकर आएंगे जो आपकी सोच को बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक मेरा साथ देना होगा। एक तरफ चीन है, एक ऐसा देश जिसने सिर्फ 20 सालों में वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। आपके फ़ोन से लेकर टीवी तक सब कुछ वहीं से आता है। और दूसरी तरफ हमारा भारत, एक देश जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, सपने देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाए हैं। उसे टॉप पर ले जाने में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ नड़ रहा है। अब ये सुनिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 10 साल यानी 2035 तक जो देश अपनी इंडस्ट्री को सबसे मजबूत बनाएगा वही ग्लोबल इकोनॉमी का बॉस बन जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिका, यूरोप, जापान, सारी दुनिया की नज़र इस रेस पे टिकी है। तो सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ तकनीक का खेल है या फिर इसके पीछे कोई सोच का फ़र्क है या हिम्मत का फ़र्क है, प्लानिंग का फ़र्क है या कोई स्ट्रेटेजी की बात है? दोस्तों, आज हम इस जंग को करीब से देखेंगे। हम 10 बड़े पहलुओं पर चीन और भारत के उद्योग की तुलना करेंगे, डेटा के साथ, असली कहानियों के साथ। और सबसे खास बात, हर पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि एक भारतीय उद्योगपति के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, एक रोड मैप है जो आपको और आपके बिजनेस को अगले लेवल तक ले जा सकता है। इसलिए कि कहां हम खड़े हैं और हमें कहां जाना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। दोस्तों, 10 पॉइंट की बात की थी। पहला पॉइंट लेते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत और ग्लोबल सोच। दोस्तों, मैकेंजी की 2023 की रिपोर्ट आपके सामने एक चौंकाने वाला डेटा रखती है। 67% चाइनीज कंपनियां अपनी सारी स्ट्रेटेजी का फोकस ग्लोबल मार्केट पर रखती है। ह्यूआई आज 170 देशों में 5G टेक्नोलॉजी का जाल बिछा चुका है। शाओमी के स्मार्टफोन हर कॉन्टिनेंट में बिकते हैं और BYD वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक ऐसा गेम चेंजर बन गया है कि जिसने टेस्ला को भी पीछे छोड़ने का प्लानिंग कर रहा है। और अगर डेटा देखेंगे तो टेस्ला आज कहीं नहीं, ऐसा पता चल जाएगा। लेकिन अब भारत का हाल देखिए। CII की एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 23% भारतीय कंपनियां ग्लोबल मार्केट को सीरियसली टारगेट करती है। बाकी हम अपने घरेलू बाजार में ही सेफ्टी नेट लेकर बैठे हुए हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, BYD ने एक इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में रिस्क लिया। 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये कंपनी क्या है। आज ये दुनिया की नंबर 1 EV मैन्युफैक्चरर है। दूसरी तरफ भारत की ऑटो कंपनियां आज भी डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। जब दुनिया की इलेक्ट्रिक पूरी दौड़ लगा रही है, हम पुराने रास्तों पर क्यों चल रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो BYD एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो कहीं ना कहीं से अपने पुर्जे देके हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर हमने उसकी गाड़ी नहीं ली है तो आप जितनी भी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं उसी में उसकी बैटरी लगी हुई है। तो दोस्तों, क्या हमारी सावधानी या सुरक्षित खेलने की आदत हमें ग्लोबल रेस में पीछे तो नहीं खींच रही है? थोड़ा पॉज करके सोचिए, क्या हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर खुश हैं? भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक हल लाया हूँ। अगर आप एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अब वक्त है कदम उठाने का। अपने प्रोडक्ट को कम से कम 2-3 इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट करें, उस तरह की क्वालिटी बनाएं, चाहे वो साउथ एशिया हो, मिडल ईस्ट हो या अफ्रीका। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से संपर्क करें, उनके पास हर इंडस्ट्रीज का डेटा है। ग्लोबल डिमांड का एनालिसिस करें, क्या चाहिए दुनिया को, किस तरह से आप पा सकते हैं। रिस्क लें। हाँ, शुरू में लॉस शायद हो सकता है पहला ऑर्डर आपका फ़ायदेमंद न निकले, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा नुकसान लंबे समय में आपको ग्लोबल प्लेयर बना सकता है। चाइना ने ऐसा ही किया है। क्या हम पीछे रह जाएंगे? दूसरा जो पॉइंट है वो है इनोवेशंस, यानी नई सोच का तरीका। दोस्तों, यहाँ चीन और भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। चीन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वो स्केल ड्रिवन इनोवेशंस कहते हैं। मतलब छोटे छोटे बदलाव को इतने बड़े पैमानों पे लागू किया कि वो पूरी दुनिया को हिला दे।
टेंसेंट और अलीबाबा का जीता जागता सबूत है। एक ऐप में छोटा सा फीचर डाल के और लोगों को अगले दिन वो अरबों यूजर तक पहुंचा देता है। यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 75% R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट का पैसा प्राइवेट कंपनियां खुद लगाती है। लेकिन अब भारत का हल देखिए। यहाँ हमारा स्टाइल जुगाड़ इनोवेशंस का है, सस्ता, आसान और फटाफट तैयार। टाटा नैनो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट का एक कड़वा सच सामने ले आते हैं तो हमें पता चलेगा हमारे यहाँ सिर्फ 35% R&D इंडस्ट्री से फंड आता है, बाकी सरकार के भरोसे है। चीन की ओप्पो ने क्या किया, हर साल अपने फोन को कैमरे में छोटे छोटे बदलाव किए। आज वो ग्लोबल लीडर है, हर दूसरा इंसान उनके कैमरे से सेल्फी ले रहा है। और भारत में टाटा नैनो लाए, सस्ती शानदार कार, लेकिन क्या हुआ, वो स्केल ही नहीं कर पाए, मार्केट में टिक ही नहीं पाया और आखिरकार बंद हो गई। क्योंकि जुगाड़ तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ा बनने की प्लानिंग नहीं थी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओप्पो जैसी कंपनियां हैं वो मार्केट में घुस चुकी हैं और इनका छोटा छोटा इनोवेशंस बहुत ही फायदेमंद रहता है और कस्टमर को यूजर फ्रेंडली रहता है। अब आप कहेंगे अरे जुगाड़ तो हमारी ताकत है, हम कम में ज्यादा करते हैं। सही बात है, लेकिन ये जुगाड़ हमें लंबे समय तक टॉप पे रख पाएगा? जब दुनिया AI ऑटोमेशन की तरफ भाग रही है तो क्या हम सिर्फ सस्ते हल ढूंढते रहेंगे? थोड़ा रुकिए और सोचिए, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के हल कैसे होंगे? दोस्तों, अगर आप एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अब वक्त है अपनी सोच को अपग्रेड करने का। हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ एक परसेंटेज R&D में लगाइए। ये पैसा कभी भी बर्बाद नहीं होगा दोस्तों, ये आपका भविष्य बनाएगा। IITs और NIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से टाई अप करें, वहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के आपके लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अपने जुगाड़ को स्केल करने का तरीका ढूंढे। मान लीजिए आप एक सस्ता प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे सिर्फ भारत में मत बेचिए, उसे एक्सपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी बनाइए, उसकी सोच लाइए। चाइना ने यही किया है, छोटी शुरुआत बड़ा स्केल। तो क्या हम पीछे रह जाएंगे या अगला कदम उठाएंगे? जरा मुझे बताइए तो सही। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यह है लीडरशिप क्वालिटी यानी बिजनेस को चलाने का तरीका। दोस्तों, यहाँ चीन और भारत की कहानी एकदम अलग है। चीन में कुछ ऐसा चलता है जिसे वो गुआंगसी कहते हैं। गुआंगसी का मतलब यह है कि रिश्तों का जाल, एक ऐसा सिस्टम जहां बिजनेस डील्स डेटा या कॉन्ट्रैक्ट से कम और भरोसे, नेटवर्किंग और पर्सनल कनेक्शन से ज्यादा होती है। सोचिए, आप किसी से मिलते हैं, चाय पीते हैं, दोस्ती करते हैं और फिर उस रिश्ते के दम पे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये चीनी इंडस्ट्रीज की एक तरीका है, एक स्ट्रेटेजी जैसी है। अलीबाबा इसका सबसे बड़ा सबूत है। जैक मा ने अपने पार्टनरशिप मॉडल से न सिर्फ चीन में बल्कि पूरी दुनिया में ई-कॉमर्स का तख्ता पलट दिया। गुआंगशी की ताकत एक ऐसी है कि वहां कंपनियां तेजी से फैसले लेती है, पार्टनरशिप बनाती है और ग्लोबल मार्केट में छा जाती है। लेकिन अब भारत का हाल देखिए। यहाँ हमारे लीडरशिप का स्टाइल कुछ अलग है। जुगाड़ की सोच है, मतलब लागत कम करो, जो है उसी से काम चलाओ। स्केल करने की बात तो दूर, हमारा फोकस बस सस्ता और आसान हल ढूंढने पर रह जाता है। और सबसे बड़ी बात, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में ज्यादातर फैमिली बिजनेस बाहरी लीडरशिप के दरवाजे पे भी नहीं आने देते हैं। पापा शुरू करते हैं, बेटा आगे बढ़ाता है और फैसले वो डेटा से कम भावना और पुरानी सोच के ऊपर ज्यादा होते हैं। यहाँ पे डेटा पे कोई डिस्कशंस नहीं होता है और इसके लिए वजह से ही फैमिली ड्रिवन बिजनेस जितने भी हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं इश्यूज चलते हैं। उदाहरण पे लेते हैं, अलीबाबा ने गुआंगशी और स्मार्ट पार्टनरशिप को ग्लोबल ई-कॉमर्स में धाक जमाई। आज वो अमेज़न को टक्कर दे रहा है। प्रोफेशनल टैलेंट को लाने की बजाय हर फैसला फैमिली मीटिंग में तय होता है और ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हो जाता है जहां पे हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ हो जाता है। तो सवाल दोस्तों ये है, क्या ये फैमिली वाली सोच हमें ग्लोबल स्टेज पर कमजोर कर रही है? जब दुनिया प्रोफेशनल लीडरशिप और नेटवर्किंग से आगे बढ़ रही है तो क्या हम पुराने ढेर पे अटके रहेंगे? थोड़ा सा सोचिए। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सजेशन है, अगर आप यहाँ पे एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अब वक्त है अपनी लीडरशिप को अपडेट करने का। सबसे पहले प्रोफेशनल CEO और मैनेजर्स को लाएं, ऐसे लोग जो बाहर की दुनिया और अनुभव को ला सके। फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेनिंग दे। IIM या बाकी के ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे विदेशी बिजनेस स्कूल को कोर्स करवाएं ताकि डेटा एनालिटिक्स को अपना दोस्त बनाए। हर फैसले के लिए सेल्स, प्रॉफिट और मार्केट डेटा का ट्रेंड चेक करें। गुआंगशी पर्सनालिटी की तरफ हमें नेटवर्किंग सीखे, इंडस्ट्रीज इवेंट्स में जाए, पार्टनरशिप बनाए। दोस्तों, ये छोटे कदम आपके बिजनेस को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसके बदलाव के लिए? क्या आज सजेशंस आपको ऐसा लगता है कि ये कर पाएंगे? मुझे जरूर से बताइए। दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है यह है लेबर यानी हमारे वर्कर्स, जो किसी भी इंडस्ट्रीज की असली ताकत होते हैं। दोस्तों, यहाँ चीन और भारत का फर्क आपको हैरान कर देगा।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की बात सुने तो 2023 की एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चीन में 60% मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है। मतलब इन वर्कर्स को मशीन चलाने से लेके हाईटेक प्रोडक्शन तक की खास स्किल सिखाई जाती है। ये लोग सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज के सोल्जर्स हैं। लेकिन अब भारत का हाल देखिए। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की एक स्टडी का कड़वा सच सामने लाते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ 5% वर्कफोर्स औपचारिक रूप से स्किल्ड है। 5% यानी 100 में से 95 लोग बिना ट्रेनिंग के पुराने तरीके से कैसे भी करके सीख के आए हुए लोग हैं। चीन की फैक्ट्रियों में क्या होता है, वहां रोबोट्स और स्किल्ड वर्कर्स कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। एक वर्कर को पता है कि मशीन का बटन कैसे दबाना है, डेटा कैसे चेक करना है और प्रोडक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और इसका नतीजा यह है कि उनकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है। और भारत में ज्यादातर फैक्ट्रियों में काम अभी भी हाथ से ही हो रहा है। हथौड़े, छीनी और पुराने औजारों से काम चला रहे हैं। 21वीं सदी के रेस में हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लड़ाई करने के लिए तलवार मौजूद है। तो आप देखिए कि पुरानी हथियारों को लेके हम नई जंग कैसे लड़ पाएंगे। अब आप कहेंगे अरे हमारे पास सस्ता लेबर है, ये तो हमारी ताकत है। ठीक है दोस्तों, सस्ता लेबर एक फायदा है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सस्ता हमें आगे ले जा रही है या प्रोडक्टिविटी में पीछे छोड़ रही है। जब चीन का एक वर्कर 10 यूनिट बनाता है तो हमारा वर्कर 2 बना रहा है। तो क्या ये सस्तापन सचमुच में फायदे का सौदा है या महंगा हो रहा है। थोड़ा रुकिए और जरूर से सोचिएगा, क्या हम सस्ते के चक्कर में अपनी ग्रोथ को दांव पे नहीं लगा रहे। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यहाँ पे एक सजेशन है दोस्तों, अगर आप एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट है तो अपने वर्कर्स को मजदूर नहीं बल्कि स्किल्ड सोल्जर बनाइए। पहला स्टेप्स ये है, अपने वर्कर्स के लिए 6 महीने का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप खुद शुरू करें। मशीन ऑपरेशंस, क्वालिटी चेकिंग और बेसिक डिजिटल स्किल सिखा दें। दूसरा, NSDC से टाइप करें, इनके पास फ्री और सब्सिडाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आपका फायदा उठाएं। तीसरा, हर साल अपनी वर्कफोर्स का कम से कम 20% हिस्सा ट्रेन करें। मान लीजिए आपके पास 100 वर्कर्स है तो हर साल 20 कोई नई स्किल्स सिखाए। और हाँ, ट्रेनिंग का खर्चा नुकसान नहीं, इन्वेस्टमेंट है। एक स्टडी कहती है कि स्किल्ड वर्कर्स आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ा देते हैं। तो सोचिए, अगर आप आज ये कदम उठाएंगे तो 5 साल बाद आपकी फैक्ट्री कैसी होगी और कहां पहुंच जाएगी। क्या आप तैयार हैं वर्कर्स को नई ट्रेनिंग देके एक ताकतवर वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए, जिससे हम चाइना को मात दे पाएं। तो 5वां पॉइंट है मालिकाना हक और डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने का तरीका। दोस्तों, यहाँ चीन और भारत की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चीन में सिनोपेक, SAIC जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास स्टेट का सपोर्ट है और फैसले वो चुटकियों में हो जाते हैं। वहाँ सिस्टम ऐसा है कि एक बार प्लान बन गया तो बस एक्शन शुरू। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हर फैसला लेना आसान और स्पीड से लेते हैं। लेकिन भारत में यहाँ जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और फैमिली ड्रिवन कंपनियां हैं और SME सेक्टर्स हैं, वैसे वो फैसले टाइम पे नहीं लेते हैं। वो तब तक नहीं होते हैं जब तक फैमिली की मीटिंग न हो जाए, सबकी सहमति न मिल जाए। पापा कहता है, बेटा कहता है, चाचा कहते हैं और ये सोचते रहते हैं। नतीजा टाइम वेस्ट और मौके हाथ से निकल जाते हैं। चीन में 5 साल में 5G को रोल आउट कर दिया। 2018 में प्लान बना, 2023 तक टावर खड़े हो गए और आज वो 5G का ग्लोबल लीडर बन चुका है। भारत में हम अभी भी डिबेट कर रहे हैं, कमिटियां बन रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और टाइमलाइन वो बस आगे सरकती जा रही है। एक उदाहरण लीजिए, कोविड के दौरान चीन ने 10 दिन में हॉस्पिटल बना डाला। भारत में हम वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग में भी महीनों लग गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्पीड की कमी है और स्पीड तभी आएगी जब डिसीजन मेकिंग तेज हो जाएगी। मेजॉरिटी इंडियन इंडस्ट्रीज आज ये चीज से पैरालिसिस के तौर पे आ चुकी है। डिसीजन आते ही नहीं है, कल करेंगे, आज करेंगे, बरसों करेंगे, देखते हैं, सोचते हैं और इसमें ही टाइम गवाया जा रहा है। दोस्तों, क्या हमारे धीमे फैसले हमें पीछे धकेल रहे हैं या आगे ले जा रहे हैं? एक कहावत है, मनी विल नॉट बाय टाइम बट टाइम कैन मेक मनी। पैसे वक्त नहीं खरीद सकता है, लेकिन वक्त आपको पैसे कमा के दे सकता है। और हम भारतीय इस मामले में कंगाल हैं। जब दुनिया दौड़ रही है, हम मीटिंग्स में अटके हैं। सोचिए, क्या ये ढीला रवैया हमें महंगा नहीं पड़ रहा है? क्यों जरूरी है स्पीड? दोस्तों, स्पीड सिर्फ तेज चलने की बात नहीं है, कंपटीशन जीतने की बात है। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में नई मशीन लगा रहे हैं, चीन में यह फैसला 2 दिन में हो जाएगा, भारत में महीने भर में भी नहीं होगा। नतीजा, आपका प्रोडक्शन पीछे रह जाएगा और कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक सजेशन है यहाँ पे, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अब वक्त है अपने डिसीजन मेकिंग को स्पीड देने का। पहला कदम उठाइए, एक छोटी तेज डिसीजन मेकिंग
टीम बना लीजिए, 4 से 5 लोग जो हर फैसले को फाइनल करे। दूसरा, हर महीने डेटा को रिव्यू करे, सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट ट्रेंड्स और न जाने और क्या क्या, सबके डेटा आपके सामने होने चाहिए। तीसरा, 48 घंटे में का रूल अपना ले, कोई भी फैसला 2 दिन से ज्यादा न लटकाए। स्टैंडर्डाइजेशंस लाए, हर एक प्रोसेस को फिक्स गाइडलाइंस के तौर पे बनाए ताकि बहस कम और एक्शन ज्यादा आए। उदाहरण के लिए, अगर कोई नई मशीन चाहिए तो पहले से ये तय करे कि बजट, ROI और टाइमलाइन क्या होगी। दोस्तों, स्पीड ही आपकी ताकत। दोस्तों, जो छठा पॉइंट है वो है विजन, यानी सोच का लिमिटेशंस। दोस्तों, यहाँ पे बात सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्लानिंग की है। चीन इस मामले में हमसे मीलों आगे है। BCG की एक स्टडी जो ग्लोबल इंडस्ट्री ट्रेंड पर नजर रखती है बताती है कि चीन 10-20 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। वहाँ सरकार और कंपनियां मिलकर रोड मैप बनाती है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हर चीज का प्लान 10 साल पहले, 20 साल पहले तैयार किया जाता है। लेकिन भारत में क्या हाल है? यहाँ हमारा फोकस पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर पे आके रुक जाता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स ये बताती है कि ज्यादातर भारतीय कंपनियां 3 महीने के प्रॉफिट और शेयर प्राइस को देखकर खुश हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन वो कहीं नजर ही नहीं आता है। यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल से देखेंगे तो चीन ने 2015 में मेड इन चाइना 2025 प्लान लॉन्च किया। आज वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी का दुनिया का लीडर है। 2023 तक उनकी बैटरी का प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट का 60% कवर कर रही थी। दूसरी तरफ भारत में इन्फोसिस जैसी टॉप IT कंपनियों को देखिए, हर क्वार्टर में मार्जिन बढ़ाने की खबरें आती है। 2024 में उनका प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास रहा। लेकिन सवाल यह है कि भविष्य में लिए क्या वो तैयार है? जब दुनिया जेन AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ रही है तो क्या हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागते हैं? एक और उदाहरण, टाटा स्टील। 2024 में उनकी स्टील की प्रोडक्शन तो बढ़ी, लेकिन ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी में निवेश अभी भी सीमित है, जबकि यूरोप और चीन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। और हम कहाँ हैं? हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, जरूरी क्यों है लॉन्ग टर्म सोच? शॉर्ट टर्म सोच से आप क्वार्टर रिपोर्ट में तो चमक सकते हैं, लेकिन ग्लोबल रेस में पिछड़े रह जाएंगे। नीति आयोग की 2023 की एक रिपोर्ट कहती है दोस्तों 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इसके लिए हमें आज से प्लानिंग शुरू करनी होगी। लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज अभी भी आज की ही बात कर रहे हैं, आगे की बाद में सोचेंगे। आज का कैसे सोच सकते हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मेरे पास एक सजेशंस है। अगर आप एक भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अब वक्त है अपनी सोच को बड़ा करने का। पहला कदम, कम से कम 5 साल का रोड मैप बनाओ। मान लीजिए आप ऑटो सेक्टर्स में हैं तो अगले 5 साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे फोकस करें, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है उसके ऊपर बात करें। दूसरा, अपने प्रॉफिट का 30% भविष्य की टेक्नोलॉजी में लगा दें, चाहे वो AI हो, रेन्यूएबल एनर्जी हो या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। आज का निवेश कल आपको लीडर बना देगा। तीसरा, सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठाए। 2024 तक इस स्कीम ने 1.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया था। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हो तो सस्टेनेबल फैब्रिक्स पर काम शुरू करो। दोस्तों, लॉन्ग टर्म सोच ही आपको ग्लोबल प्लेयर बनाएगी और इसकी वजह से आपका भविष्य बना रहेगा। और अगर हम भविष्य की बात में आगे जाना चाहते हैं तो हमें यह करना बहुत ज़रूरी रहेगा। पॉइंट नंबर 7, ब्रांडिंग यानी अपने नाम को दुनिया में गुंजाने की कला। दोस्तों, कहानी यहाँ बिल्कुल साफ है। चीन इस खेल में हमसे मीलों आगे निकल चुका है। इंटरबैंड की बेस्ट ब्रांड कॉम्पिटिशन्स को लिस्ट देखिए, इसमें 12 चीनी ब्रांड शामिल है। टेंसेंट, अलीबाबा, ह्यूआई, शाओमी जैसे नाम हैं जो आज ग्लोबल मार्केट में धमाल मचा रहे हैं। और भारत से सिर्फ 2-3 ब्रांड है, जैसे टाटा और इन्फोसिस। जी हाँ, बस 2। बाकी कहाँ हैं हमारे बड़े बड़े नाम? ये सवाल आपको परेशान नहीं करता है क्या? दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स में हमारा प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है, जबकि हमारी इकोनॉमी और टैलेंट किसी से कम नहीं है? टिकटॉक को ही देख लीजिए, 2016 में लॉन्च हुआ। बाइट डांस का ये ऐप 2 साल में दुनिया का दीवाना बन गया। 2023 तक इसने 1.5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे। इंस्टाग्राम को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन भारत में हमारे कोई ऐसे ऐप क्यों नहीं आए? शेयरचैट, एमोजी जैसे ऐप्स थे, लेकिन ग्लोबल स्टेज पे वो कहाँ चल रहे हैं? हमारी स्टोरी, हमारा विजन दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचे? ये लोकल ही रह गए। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जो हमारी लोकल ही रह गई, वो कभी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं पाई। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है, जैसे खाने की मैकडोनल्ड अमेरिका से भारत आ गया, लेकिन भारत के अगर गुजिये की बात करें, अगर भारत के खमन ढोकले की बात करें तो कभी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ही नहीं। चीन की कंपनियां जो ग्लोबल ब्रांड्स को चुनौती दे रही हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे बिल्ड योर ड्रीम्स, BYD की बात करते हैं। ये चीनी कंपनी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला को टक्कर दे रही है। 2023 में BYD ने 3 मिलियन ईवी बेच दिए और 2024 में टेस्ला को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरिंग बन गई। टेस्ला के CEO इलोन मस्क तक ने उन्होंने माना कि BYD का कंपटीशन अब मजाक नहीं रहा है। शेन ये चीनी फैशन ब्रांड है, फास्ट फैशन ब्रांड में ज़ारा और H&M को धूल चटा रही है। 2023 में शेन अगर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यूएशन $66 बिलियन तक पहुंच गई थी और अमेरिका में इससे जेन ज़ी को अपने सस्ते ट्रेंडी कपड़ों से दीवाना बना रही है। DJI का ड्रोन देख लीजिए, ड्रोन मार्केट में इस चाइनीज कंपनी का दबदबा बना हुआ है। 2024 तक DJI ने ग्लोबल ड्रोन मार्केट का 70% हिस्सा कब्जा कर लिया है और अमेरिका ब्रांड्स में गोप्रो इससे आगे फीके पड़ गए। क्यों हार रहे हैं हम? दोस्तों, ब्रांडिंग सिर्फ लोगो ऐड बनाने की बात नहीं है, ये एक स्टोरी है, एक पहचान है। चीन ने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्टेज पर स्टोरी के साथ पेश किया। हमारा फोकस अभी भी सस्ता, अच्छा, चलेगा, हो जाएगा, क्या ज़रूरत है, लेकिन दुनिया को यूनिक और यादगार चीज़ बनाने में हम कहीं ना कहीं आज भी रुक रहे हैं। भारतीय उद्योगपतियों के लिए एक अच्छा सजेशन है, अच्छा लगा तो ज़रूर से इम्प्लीमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वक्त आ चुका है अपने ब्रांड को नए उड़ान देने की, अपने प्रोडक्ट की यूनिक स्टोरी बनाएं। मान लीजिए आप एक टेक्सटाइल में काम कर रहे हो तो सस्टेनेबल इंडियन कॉटन की कहानी बेचें। डिजिटल मार्केटिंग में हर साल अपने बजट को 10% लगा दीजिए। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट ऐसा क्रिएट कीजिए कि आपकी स्टोरी वायरल हो जाए। ग्लोबल ट्रेंड फेयर में आप हिस्सा लीजिए। दुबई या जर्मनी, हैनोवर ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको वहाँ के खरीदार मिल जाए। उदाहरण के लिए अगर आप एक फूड इंडस्ट्रीज में हैं तो आपकी मसाला चाय को ग्लोबल फूड एक्सपो में लॉन्च करें। दोस्तों, ब्रांडिंग से दुनिया आपके नाम को याद रखेगी। तो क्या आप तैयार हैं आपकी इंडस्ट्रीज को टिकटॉक, BYD, शाइन बनाने के लिए? और क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आप कहीं आगे बढ़ पाएंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा। 8वां पॉइंट जो है वो है सप्लाई चेन, यानी वो नसें जो किसी इंडस्ट्रीज को जिंदा रखती है और किसी को मार देती है। दोस्तों, यहाँ चीन से एक ऐसा खेल खेला रहा है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। एक नाम सुनिए, उसका नाम है फॉक्सकॉन। ये चीनी इंडस्ट्रीज हैं जो 40% इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। आपके आईफोन से लेकर टीवी तक सबके पीछे फॉक्सकॉन का हाथ है। ब्लूमबर्ग की एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि अकेले 2023 में 200 मिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस प्रोड्यूस कर चुकी है। लेकिन अब भारत का हाल देखिए, हम दवाओं का पावर हाउस कहलाते हैं, लेकिन दुनिया को जेनरिक दवाई सप्लाई करते हैं। लेकिन सच क्या है? IBF की एक स्टडी कहती है कि हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज का 70% API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसे दवा का कच्चा माल कहा जाता है, वो चीन से आता है। जी हाँ, 70% हम दूसरों को दवा देते हैं, लेकिन अपनी सप्लाई चेन हमारा कंट्रोल 0 है। हमारे पास दवाई है ही नहीं। अगर चीन हमें दवाई नहीं देगा तो हम दवा बनाने वाले नहीं हैं। कोविड का वक्त याद कीजिए, 2020 में जब भारत में दवाइयों की ज़रूरत थी, हमारे पास स्टॉक खत्म होने लगे थे। क्यों? क्योंकि चीन ने API की सप्लाई रुक गई थी। दूसरी तरफ चीन ने क्या किया? उसने अपने प्रोडक्शन को 2 गुना कर दिया और दुनिया भर में एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। एक और उदाहरण, इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां जैसे वीवो और ओप्पो यहाँ असेंबल तो करती है, लेकिन 80% पार्ट आज चीन से आते हैं। और इसका रिजल्ट है हम सिर्फ मजदूर बन के रह गए। असली कंट्रोल उनके पास है, जो हमारी इंडस्ट्रीज को आज भी समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये कंट्रोल क्यों जरूरी है? सप्लाई चेन पर कंट्रोल मतलब आत्मनिर्भरता। अगर आपकी इंडस्ट्री दूसरे पे निर्भर है तो आप कभी भी ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते हैं। कोविड ने हमें यह सबक सिखा चुके हैं, लेकिन क्या हमने इससे कुछ वाकई में सीखा? अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज इंपोर्ट के भरोसे चल रही है। अगर चाइना हमें मटेरियल नहीं देगा तो आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा हल है। तो अब वक्त आ चुका है कि अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करें। पहला कदम, लोकल सप्लायर्स को बढ़ावा दें। अपने आसपास के छोटे बिजनेस को पार्ट्स बनाने का मौका दें, चाहे वो फार्मा के लिए हो, केमिकल्स को है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, चिप्स के हैं और कोई भी और है। दूसरा, हर साल अपने इंपोर्ट को 10% कम करने का टारगेट बना लीजिए। मान लीजिए आप 100 करोड़ का माल इंपोर्ट करते तो अगले साल आप 90 करोड़ का ही लाएंगे। तीसरा, सरकार की PLI स्कीम, जिसे प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं, उसका पूरा फायदा उठाए। 2024 तक इस स्कीम से 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्सिडी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ऑटो पार्ट्स बनाते हैं तो लोकल स्टील सप्लायर से टाई अप करें। दोस्तों, सप्लाई चेन आपकी ताकत बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको आज से कदम उठाना होगा और आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी जो है वो बंद कर दीजिए, तो हम कहीं जाके आगे बढ़ पाएंगे।
टेक्नोलॉजी को गला लगाने की बात। दोस्तों, यहाँ चीन और भारत की कहानी आपको चौंका देगी। एक रिपोर्ट ये कहती है कि चीन की 80% फैक्ट्रियां आज IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रही है। मतलब उनके मशीन आपस में बात करते हैं, डेटा रियल टाइम में चेक होता है और प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है। लेकिन भारत का हाल क्या है? MSME मिनिस्ट्रीज की एक स्टडी बताती कि हमारे यहाँ पे 30% MSME यानी छोटे और मीडियम स्केल के जो इंडस्ट्रीज हैं वो 70% अभी भी पुराने तरीके से चल रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया स्मार्ट फैक्ट्रियों की तरफ दौड़ रही है, इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इंडस्ट्री 2.0 भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हम डिजिटल रेस में इतने पीछे क्यों हैं? चीन की बात करें तो वहाँ की स्मार्ट फैक्ट्रियाँ किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। शेंजन की एक फैक्ट्री में रोबोट्स, IoT सेंसर्स और AI मिलकर काम करते हैं। एक दिन में लाखों स्मार्टफोन बना देते हैं, वो भी बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के। भारत में ज्यादातर फैक्ट्री में काम अभी भी हाथ से हो रहा है। दिल्ली की एक टेक्सटाइल वर्कशॉप में मजदूर अपने पुराने कर्गों पे कपड़ा बुनते हुए दुनिया की मशीन से स्मार्ट फैब्रिक्स बना रहे हैं। और हमें इसी से ऐसा समझ आता है कि हम तो अभी भी मैनुअल बनाएंगे और हाथों से बनी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा बन सकती है, लेकिन ये कब तक चल सकती है? आप ऐसा कब तक कर लेंगे? कितने और नए लोगों को ले आएंगे? कितने कारीगर जोड़ लेंगे? और इससे अगर आप बना भी लेते हैं तो कितना आप कमा लेंगे? शंघाई का आप जानते हैं तो शंघाई का जो गोस्ट टर्मिनल है, तो गोस्ट टर्मिनल की यहाँ पे भी बात सुनिए। वहाँ पे ये दुनिया का सबसे बड़ा AI ऑपरेटेड गोस्ट टर्मिनल है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। 2024 तक ये टर्मिनल ने 40 बिलियन कंटेनर्स को हर साल हैंडल किया है। और AI और अगर आप देखेंगे तो रोबोट्स, ड्रोन और AR मिलकर जहाज़ों को लोड और अनलोड करते हैं। एक भी इंसान नजर नहीं आता है। भारत में हमारे पार्ट्स जैसे मुंबई और JNPT अभी भी ये सारे पोर्ट्स के ऊपर बात करें तो मैनुअल लेबर और पुराने सिस्टम से चल रहे हैं। एजुकेशन में देखिए, जहां चीन की बात करेंगे तो AI एजुकेशन में पूरा बदल रहा है। बीजिंग की एक स्कूल है जहां पे टेल एजुकेशन नाम की स्कूल है। वहां पे AI ट्यूटर्स यूज किए जाते हैं जो हर स्टूडेंट्स की कमजोरी को ट्रैक करते हैं, पर्सनलाइज लेसन देते हैं। भारत में हमारी ज्यादातर एजुकेशन आज भी ब्लैक बोर्ड और चौक पे टिकी हुई है। हाँ, यहाँ पे बैजूस जैसे प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो बंद हो गए और फेल भी हो गए। लेकिन स्कूल का लेवल पर डिजिटलपन अपनाना बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर में भी डिजिटल रिवोल्यूशन आ चुका है। चीन की हॉस्पिटल्स में IoT डिवाइसेस से मरीजों की नब्ज, ऑक्सीजन लेवल, दवाइयों को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है। और भारत में देखिए, कोविड के दौरान हमें बेड और ऑक्सीजन की कमी का पता सोशल मीडिया से चल रहा था, क्योंकि डिजिटल सिस्टम का हमारे पास इतना अभाव है कि हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि डिजिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है? दोस्तों, टेक्नोलॉजी सिर्फ फैशन नहीं है बल्कि ज़रूरत है। नास्कॉम की एक रिपोर्ट कहती है कि डिजिटाइज्ड MSME अपनी प्रोडक्टिविटी 30% तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी 70% MSME अभी भी मैनुअल मोड में ही काम कर रही है। ये रुकावट हमें ग्लोबल कंपटीशन में पीछे छोड़ देगा। हम प्रोडक्ट को सस्ते और अच्छे बेहतरीन नहीं बना पाएंगे और कभी भी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। भारतीय उद्योगपतियों के लिए अगर यहाँ पे एक सुझाव है तो एक बहुत बढ़िया सुझाव है। अपनी इंडस्ट्रीज को डिजिटल बनाने के लिए अपनी फैक्ट्री में IoT डिवाइसेस यूज करें। सस्ते सेंसर्स से शुरू, अगर पैसे की कमी है तो सस्ते सेंसर से शुरू करें। मशीनों का डेटा ट्रैक करना, डाउन टाइम कम करें। दूसरा, डिजिटल इंडिया की स्कीम की सब्सिडी ले। सरकार MSME के लिए IoT और AI प्रोजेक्ट्स पर 50% तक का फंडिंग दे रही है, ऐसा मेरा नॉलेज कह रहा है। इसका फायदा उठाए, अपने वर्कर्स को डिजिटल स्किल सिखाए। मान लीजिए आप फूड प्रोसेसिंग में है तो IoT से पैकेजिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ ऑटो पार्ट्स बनते हैं तो प्रोडक्शंस को स्मार्ट बनाइए। दोस्तों, डिजिटलाइजेशन अपनाना ही होगा। आपको भविष्य में टिकना है तो ये बहुत जरूरी है, वरना आप इंडस्ट्रीज में पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, आखिरी का जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। यह है डिजिटल दावपेच। दोस्तों, ये वो ट्विस्ट है जो इस वीडियो को एक धमाकेदार अंत देगा। चीन आज टेक्नोलॉजी का वास्ता है और वो भारत को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? सुनिए। चीन भारत को हाईटेक मशीनें सप्लाई कर रहा है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग मशीनें, EV प्रोडक्शन यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइंस, ये सब फॉक्सकॉन, BYD जैसी कंपनी के जरिए भारत में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, इन मशीनों को सर्वर सारे चीन में है। जी हाँ, कंट्रोल और ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम बीजिंग के हाथ में है। हर प्रोडक्शन का डेटा, हर मशीन में हलचल, सब कुछ रियल टाइम में चीन की नजर है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ बिजनेस है या भारत को डिजिटली गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है? अगर आप सोलर पैनल की बात करेंगे तो भारत सोलर पैनल में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। 2024 में भारत ने 50 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन का टारगेट रखा। लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट ऐसा कहती है कि 60% सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग
चीन से होके आ रहे हैं। मशीनें यहाँ हैं, लेकिन उनका डेटा, प्रोडक्शन रेट, क्वालिटी, सप्लाई चेन सब कुछ चीन के सर्वर्स पे है। डेटा ट्रैकिंग का खतरा कितना ज्यादा होगा एक बार सोचिए। हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फॉक्सकॉन को भारत में मशीनें भेजने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि चीन ने अपने सर्वर्स और ट्रैकिंग सिस्टम को बाहर नहीं जाने दिया है। हम मशीनें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी नब्ज चीन के पास रहेगी। ये कैसा जादू है? क्या हो रहा है यहाँ? दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये डेटा की सत्ता का खेल है। जिसके पास डेटा ज्यादा होगा वो जीतने वाला है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के तहत कंपनियां भारत आ रही है, लेकिन असली कंट्रोल चीन छोड़ने को तैयार नहीं है। डेटा मतलब पावर। आपकी फैक्ट्री का कितना प्रोड्यूस करती है, कौन सा कच्चा माल यूज कर रही है, कहाँ एक्सपोर्ट करती है, ये सब डेटा अगर चीन के पास है तो वो आपकी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकता है, और मेरा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है। भारतीय इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए यहाँ पे ऐसा सजेशन ही कि अब वक्त आ चुका है डिजिटल जाल से बाहर निकलने का। लोकल टेक्नोलॉजी डेवलप करे, अगर हम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर ही हमें आधार रहना पड़ेगा। सोलर मशीनें हो या ईवी यूनिट्स, भारत में बनी मशीनों को प्राथमिकता दे। डेटा सिक्योरिटी को सीरियसली ले। हर मशीन के सर्वर का कंट्रोल भारत में रखे, न कि विदेश में। सरकार की डिजिटल इंडिया और पीएलआई स्कीम का फायदा उठाए। 2024 तक पीएलआई ने 1.2 लाख करोड़ का निवेश किया है। इसे लोकल R&D में लगाए। उदाहरण के लिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो अपनी IoT डिवाइस इस तरह से डिजाइन करवाएं। दोस्तों, ये मौका है भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाने का। तो क्या आप इस के लिए तैयार है? ग्लोबल ट्रेंड को अपने हाथ में ले लीजिए। इस वीडियो में देखा कि चीन ने स्केल, स्पीड, टेक्नोलॉजी से अपनी धाक जमाई हुई है, लेकिन कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी है। भारत आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां हम सिर्फ फॉलोअर नहीं, लेकिन लीडर बन सकते हैं। हमारे पास क्या नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत, टैलेंट का खजाना और एक ऐसा मार्केट जो हर ग्लोबल कंपनी का सपना देख रही है। यहाँ चीन ने मैन्युफैक्चरिंग में बाजी मारी है, लेकिन डिजिटल क्रांति, सस्टेनेबल और इनोवेशंस का अगला चैप्टर हम लिख सकते हैं। जोमेटो और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, जिसके नाम अगर आपको देखते हैं तो वहां पे हमने थोड़ी सी शुरुआत जरूर की है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इसकी असली जीत अभी बाकी है। यह जंग सरकार अकेले नहीं जीत सकती है, नहीं सिर्फ बड़ी कंपनियां। ये हम सब की जिम्मेदारी होगी। हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, स्टार्टअप ओनर हो या वो शख्स जो अपने देश को टॉप पे देखना चाहता है, तो आज उसे कदम उठाने पड़ेंगे। चाहे वो अपनी फैक्ट्री को स्मार्ट बनाना चाहे, लोकल सप्लाई चेन को ताकत दीजिए और ग्लोबल ट्रेंड्स को पकड़ना होगा। कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइए, आपने अपनी इंडस्ट्रीज में क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर आप ये सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों तक हम ये माहिती पहुंचा पाएंगे, और शायद हम कहीं ना कहीं इंडियन के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। धन्यवाद।